अस्सलामुअलैकुम। मैं सरामिर और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के समर पैक के हवाले से। तो समर पैक जो है वो आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है और आपने कोई लूज़ शीट्स ले लेनी है और उस पे आप जो है वो सारा काम जो है वो कर लेकर आएंगे। काम जो है वो ऑन टाइम आप करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे। लाइनिंग वगैरह जो है वो मार्जिन लाइंस जो है वो आप लोग की ड्रॉ हुई भी होनी चाहिए। ओके बेटा, अब हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो सबसे मेन टॉपिक है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड अ रियल नंबर्स। जितने भी आपके नंबर लाइन के अंदर वैल्यूज़ आती हैं, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो रूट के अंदर हो, चाहे वो कोई सी भी हो, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है -5, 0, 3, तो ये सारे के सारे आपके जो हैं वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। Then rational numbers that can be written in a form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is called rational numbers. For example, 1 upon 2, 1 upon 5, 5, etc. etc. तो जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हों, चाहे वो फ्रैक्शन के अंदर हों, चाहे वो आपकी पॉइंट के अंदर हों, ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ आपकी क्या कहलाएंगी? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। बस ये रूट के अंदर नहीं होने चाहिए। सही है, जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Just for example, √2, √5 and etc. etc. तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका यही है, जिसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को और उसको सेपरेट करना है। तो ये काम आपका कॉपी के अंदर हुआ है। तो आपने कुछ अलग क्वेश्चंस निकालने हैं ख़ुद से और ख़ुद क्वेश्चंस निकाल कर उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये रैशनल हैं या फिर इर्रेशनल्स हैं। अब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। A decimal number that ends after a finite number of digits is called a terminating decimal fraction. मतलब ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसका फाइनेट नंबर हो, जैसे कि हमने 1 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 0.5 आया। इसे हम 0.5 के बाद आगे वैल्यू कंटिन्यू नहीं है। जैसे 2/8 है, उसका आंसर है 0.25, आगे वैल्यू कंटिन्यू नहीं है, वो एक फाइनेट नंबर है, फाइनेट वैल्यू है। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। अ डेसिमल नंबर दैट नेवर एंड्स इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जैसे कि 1/3 इज इक्वल टू 0.333333, √2 0.1414213। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, इसकी भी समझ लें। दो टाइप्स हैं, एक रिक्यूरिंग होता है, एक नॉन रिक्यूरिंग होता है। रिक्यूरिंग आपके पास क्या है कि डेसिमल के बाद आपके पास एक ख़ास पैटर्न चलता है, जैसे कि 0.33333333 आगे सॉन चलता जा रहा है। या फिर आपने कोई और वैल्यूज़ लें जिसका 41414141 या 123 123 123 इस तरीके से एक पैटर्न चल रहा है, तो वो रिक्यूरिंग होगा। और जिसमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं आ रहा, जैसे कि अभी √2 की वैल्यू आपने निकालोगे तो उसमें एक ख़ास पैटर्न नहीं आएगा, या किसी वैल्यू को डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद वो 0.43213967 आ रहा है, तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा? नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसी को लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग है और कौन सी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे, मतलब नई वैल्यूज़ के साथ। ओके बेटा, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की तरफ चलते हैं। इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्लास में डिस्कस की होंगी, टीचर्स ने डिस्कस की होंगी, आपने पढ़ी होंगी, लेकिन दोबारा से एक रिव्यू दे रहे हैं। तो उसमें आपके पास सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। उसके अंदर आपके पास क्या है कि जब आप किसी भी दो रियल नंबर्स को प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर रियल नंबर ही आता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा 5 + 7 = 12। तो 5 इज़ रियल नंबर, 7 इज़ आल्सो रियल नंबर एंड 12 इज़ आल्सो रियल नंबर।
तो याद रखिएगा जितनी भी रियल प्रॉपर्टीज़ हैं ये एडिटिव एडिशन भी होती हैं और ये मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों जो है एक साथ बता दिए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन भी बता दी और मल्टीप्लिकेशन भी बता दी। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो रियल नंबर्स के ऊपर बेस करती है। तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि आप दो रियल नंबर्स को आप प्लस करो 3 + 7 या आप प्लस करो 7 + 3, तो दोनों के आंसर्स कैसे आएंगे? सेम आएंगे। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी आप जाओगे तो 3 × 7 = 7 × 3 बोथ आर सेम। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास सबसे पहले 3 रियल नंबर्स होंगे, तो आप पहले स्टार्ट की 2 वैल्यूज़ को प्लस करो, फिर थर्ड वैल्यू को प्लस करो, या लास्ट की 2 वैल्यूज़ को प्लस करो, फिर फर्स्ट वैल्यू को प्लस करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी आता है, मतलब 3 + 0 = 3, मतलब किसी भी रियल नंबर को जब आप 0 के साथ प्लस करोगे तो वही रियल नंबर आपके पास आएगा। दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स क्या है कि आप दो सेम रियल नंबर्स रखो लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे कि 6 - 6 = 0। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि आप किसी भी रियल नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर वही रियल नंबर आता है। जैसे 3 × 1 = 3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या है कि जैसे कि आपने क्या करा 3 × 1/3, तो उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। देन आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसके अंदर आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है और एडिशन भी हो रही होती है और कहीं कहीं सब्ट्रैक्शन भी होती है। जैसे कि हमने क्या करा a + b देन c। a + b हमने किया, मतलब a को b से प्लस करवाओ उसके बाद c से मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर a को c से मल्टीप्लाई करवाओ फिर b को c से मल्टीप्लाई करवाओ और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर क्या कर दो? प्लस कर दो, तो दोनों के आंसर कैसे आएंगे? सेम आएंगे। तो इसके अंदर हम एडिशन भी कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, लेफ़्ट भी होता है और राइट भी होता है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए आप जो है वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप जो है वो कॉपी में कीजिएगा, मतलब क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आपने किए हुए हैं। तो जो लूज शीट्स वगैरह आप यूज़ करें तो उसके अंदर आप क्वेश्चंस चेंज कीजिएगा और फिर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कीजिएगा। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे रेडिकेंड एंड इंडेक्स कि आपके पास रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। आपके पास आपने देखा होगा कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो रूट के अंदर मौजूद होती हैं। वो जो रूट हमारे पास मौजूद होता है उसे रेडिकल कहा जाता है। अब अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर मौजूद है उस रूट के अंदर वाली वैल्यू को रेडिकेंड कहते हैं, और रूट के बाहर जैसे कि अंडर रूट के बाहर देखें आप छोटा सा 5 नज़र आ रहा है आपको, ये जो आपके पास है ये क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। तो आपके पास इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी तरीके से आपने करना है जिसके अंदर रेडिकेंड और इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आप करोगे जिसमें वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है। क्लास में डिस्कस किया गया होगा कि आप जब रूट को या रेडिकल को ख़त्म करते हो तो आपकी पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो क्या आता है, या आप एक्सपोनेंट को ख़त्म जब करते हो तो आप पावर जो है वो किस तरीके से अप्लाई करते हो। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज जो है वो 1.3 को करनी है। देन आपने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है जिसके अंदर आप जो है वो लॉज जो है वो अप्लाई करेंगे कि जब हम बेसिस सेम होती है तो वहाँ पे पावर्स को हम ऐड करवाते हैं। सही, अगर वैल्यू डिवाइड के अंदर होती है तो पावर जब ऊपर जाती है तो साइन उसमें चेंज हो जाता है। जब दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, दो पावर्स एक साथ होती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं? हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। इसी को देखते हुए आपने को एक्सरसाइज नंबर 1.4 को करना है। ओके, अब आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नंबर ऑफ फॉर्म a plus iota b where a and b are real numbers and iota is an imaginary number is called the complex number. It is denoted by z. और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास जो है वो आयोटा का जो वैल्यू होती है वो आपका
इमेजनरी पार्ट कहलाता है और जो ए जो है आपका वो रियल पार्ट कहलाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज नंबर 1.5 और 1.6 करनी है। देन आपका फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन जो है फैक्टराइजेशन का सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपने 1 से लेके 6 तक करना है कॉपी में हुए में, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस करना है। ओके बेटा, थैंक यू।